बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, कुछ खबरें भी हैं और आगे चल के हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी आज की खबरें क्या हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। पहली खबर है जी, काफ लीग की मरकज़ी मजलिस आमिला का इजलास, चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद। कलमा चौक में नए फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबे का 3D प्लान वजीर आला पंजाब को पेश। महकमा औकाफ का खजाना भरने की तैयारियां, मज़ारात पर हिफाजत पापोश की उजरत बहाल करने का फैसला। और ताजिर बिरादरी के लिए अच्छी खबर क्या है वो भी आपको आज के शो में बताएंगे। जी तो नाज़रीन, ये हैं जी आज की खबरें। डिटेल्स इनकी क्या हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनस और इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं और इमरान भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। खबर हमारे पास है जी, काफ लीग की मरकज़ी मजलिस आमिला का इजलास, चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत और मुकम्मल एतमाद। क्या होने वाला है? देखें जी, ये बात तो हम माजी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हुकूमतें बनाने में मुस्लिम लीग काफ का अहम किरदार जो है वो देखने में सामने आया है। चाहे ये गवर्नमेंट ले लें या इससे पहले जो सियासी सूरत हाल है उसको देख लें, तो रिसेंटली जो मामलात हुए पंजाब के हवाले से, उसमें भी जो है वो काफ लीग का बहुत अहम किरदार जो है वो रहा। नो डाउट अगर इसमें देखा जाए काफ लीग के हवाले से, तो पहले काफ लीग जो है इसने तहरीक इंसाफ की हमायत जो है उस हवाले से नहीं की थी जिस तरह बाद में जो है वो वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जानिब से जो है वो की गई। बहरहाल इस पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो चौधरी शुजात हुसैन जो है इनका किरदार बड़ा अहम रहा है और इसका वोट बैंक भी है। और अब जो है वो जो 10 अगस्त को इजलास जो है वो लाहौर की पंजाब की क़यादत की जानिब से बुलाया जा रहा है, उसमें ऑब्वियसली यही मामलात जो है वो ज़ेर बहस लाए जाने थे कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो इनको साइड लाइन जो है वो किया जाए। इस सूरत हाल को देखते हुए जो पूरे पाकिस्तान में बाकी तंजीम है उसने ये इजलास जो है वो बुलाया है और उसमें मुकम्मल एतमाद का इज़हार जो है वो उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन पर किया। ठीक है, इरफान क्या ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखें ना, अगर हम काफ लीग की बात करें तो इस ख़ानदान में अगर जिसके जो बानी हैं इनके ख़ानदान की अगर बात की जाए तो इनके अंदर काफ़ी हमें जो है वो इत्तफाक नज़र आया और हमेशा बड़ों की जो है वो बड़ा एहतराम किया गया। आपको याद होगा कि काफ लीग की जानिब से जब जो जैसे इमरान ने कहा कि इस काफ लीग कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह इल्हाक में नहीं थी, उससे पहले जो है वो तमाम जो PDM की जानिब से वज़ीर आला मुंतखब किया गया चौधरी परवेज़ इलाही को और कहा गया कि आप जो PDM की जानिब से आप वज़ीर आला जो हैं वो आएँ, उसके उम्मीदवार हैं, आप आएँ और उसके बाद वो पार्टी आप साथ लेके चले PDM के साथ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस ख़ानदान के अंदर दरारें आनी शुरू हो गई। और दूसरी जानिब आप देखें, चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से जो लेटर लिखा गया था डिप्टी स्पीकर को, उसका भी अगर आप पस मंज़र देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ये लेटर जो था ये कोई इस वजह से नहीं लिखा गया था कि शायद इनके आपस में कोई इख्तलाफात थे। उसकी वजह ये थी कि कुछ पार्टी के जो रुकन थे, जो पार्टी के अहदेदार थे, उनकी जानिब से चौधरी शुजात और उनके जो साहबजादे हैं उनके बारे में कुछ बयानात दिए गए थे और इस बात के ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि पार्टी के ऊपर या पार्टी की क़यादत के ऊपर कारकुन इस तरह जो है वो उनको तकसीम करने के बयानात जो दे रहे हैं इसकी मज़म्मत होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई और इसी वजह से ये मामलात ख़राब हुए और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ख़त लिखा गया। लेकिन बाद में ये मामला अब देखें, क्योंकि अब कामिल अली आगा जो हैं उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, जो है उसकी मज़म्मत की गई, तारक बशीर चीमा की जो रुकनीत मुअत्तल की गई थी या चौधरी शुजात हुसैन की बरतरफ़ी, इसके ऊपर अब मज़म्मत की जा रही है और मज़म्मत के बाद ही ये मामला जो हैं वो अब मैं समझता हूँ कि अच्छे जानिब जाना शुरू हो गए, सेटल होने जा रहे हैं और लग रहा है कि
काफ लीग के जो अंदर धड़े और वो जो बांटी हुई हमें काफ लीग नजर आ रही थी, अब बेहतरी आ वो जाएगी। बेहतरी की जानिब जा रही है। सही, तो इससे मुझे ये बता दें पंजाब की सूरत हाल पर क्या असरात होंगे? देखें जी, पहले तो हम ये बताएं कि मुस्लिम लीग काफ ने पहले PDM को जो है वो यकीन दहानी कराई थी कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो इसका साथ देगी। नो डाउट उसमें देखा ये गया कि बाद में मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जो है उनका झुकाव एकदम से जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का डिसीजन जो है वो ले लिया। ये बेसिक वजह थी जो कि मुस्लिम लीग काफ के दरमियान जो है वो झगड़े की असल वजह जो है वो बनी। लेकिन पार्टी में इख्तलाफात जो हैं वो होते रहते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक ये पहली बार मुस्लिम लीग काफ में इतना बड़ा मसला जो है वो खुलकर सामने आया है और ये मसाइल जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं। लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो किसी भी पार्टी का हुस्न होते हैं, तमाम जमातों में होते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, इसके साथ मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग काफ में भी ये इख्तलाफात आए हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद अब ये नहीं है कि ये दो हिस्सों में बट जाएगी। ये मामला जो है ये रिजॉल्व होंगे और हो जाएंगे और यही सियासत का हुस्न भी है। और ऑब्वियसली जब ये दोबारा चूँकि अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है तो काफ लीग के लिए भी यही बेहतर है कि वो दड़ेबाजी की सियासत की बजाय एक होकर सामने आए और जिस भी पार्टी का साथ देना है मिलकर दें। बिल्कुल ऐसा ही है और इसके लिए मेरे ख्याल से अब आवाम भी परेशान है। जो हालात है कि एक दिन कुछ हो रहा है, दूसरे दिन कुछ हो रहा है, लेकिन ये खुश आइंद है जो हम सूरत हाल देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ भी बताती चलूँ, पार्टी सदर की सेहत से मुतल्लिक नाजेबा कलमात और इलामिये की मजम्मत भी की गई है। सो अखलाकियात मैं इरफान आपसे जानना चाहूँगी, ज़रूर उसका जो है दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल अना, देखें इसमें इशू यही था, पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बयानिया बनाया गया था कि शायद PDM या आसिफ अली जरदारी उन्होंने जो काफ लीग के अंदर इन दोनों ख़ानदानों के अंदर दरार डाली है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनके बयानात देखें ना, जो बयानात चौधरी शुजात हुसैन के बारे में किए गए, तारक बशीर चीमा के बारे में बातें की गई, या उनके जो चौधरी शुजात के जो साहबजादे हैं उनके बारे में जो बयानात दिए गए, असल दरार जो थी वो थी। और उसमें जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो इसमें दरार का बायस बनी और उसने इस ख़ानदान को जो है वो तकसीम की जानिब आए। लेकिन अब ये मामला जो है वो ठीक इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि हमें बात वही है कि जनरल इलेक्शन की जानिब जाना है। जब ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला मुंतखब किया गया चौधरी परवेज़ लाई को, तो उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ उनकी तो जो है वो काफ़ी उसमें जम होती हुई नज़र आ रही थी, उनकी अपनी शनाख्त जो थी वो कम होती हुई नज़र आ रही थी। और यही फैसला जो है वो इस वजह से किया गया कि ये पार्टी जो धड़ों में तकसीम ना हो, इसको एक साथ लेकर चला जाए ताकि आगे जनरल इलेक्शन के ऊपर जो है इसके असरात जो हैं वो ना पड़ सके। क्योंकि अगर जनरल इलेक्शन में आपने जाना है तो आपको काफ़ी की हैसियत से जाना पड़ेगा। वहाँ पे ये नहीं होगा कि ये एलाइज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सीट एडजस्टमेंट, तो देखिए ये चीज़ें तो चलती रहती हैं काफ़ी की। पहले भी अगर हम देखें तो उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हमें होती हुई नज़र आई। लेकिन जनरल इलेक्शन के अंदर जब आपने जाना है तो उसमें आपकी अपनी शनाख्त भी होनी है। और अगर इसी तरह पार्टी धड़ों में तकसीम हो जाती है, जिसके बारे में पहले कहा जाता है कि इनके पास कुछ सीटें हैं, उसके बाद भी अगर कुछ और धड़े भी बीच में बन जाते हैं तो वो सीटों की तादाद मज़ीद कम होती हुई नज़र आएगी। तो इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि इसमें इसका पैचअप करवाया जाए और ये मामला जो है वो स्ट्रीमलाइन करके जनरल इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सारी प्लानिंग हल की तरफ जो है कोई रास्ता निकला जाए। और फिलहाल नजर भी आ रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमने अगली खबर की तरफ आना है। आप कहीं में जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। खबर है जी, कलमा चौक फ्लाईओवर मंसूबे के हवाले से 2 अंडरपास बनेंगे। 5 अरब लागत का तखमीना इसके लिए लगाया गया है। कब बनेंगे और जो तखमीना लगाया गया है उसमें काम मुकम्मल हो जाएगा इरफान? बिल्कुल अना, अगर आप देखें ये फ्लाईओवर जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो है उसकी जानिब इसका रुख होगा। इसके साथ साथ ये जो है मॉल लिबर्टी की जानिब जाने वाला जो सिंगल वे उस पर क्या है ये बनाए जाने का? अना, असल में इशू ये है कि हमारे पास प्लान जो है उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में नहीं रखा जाता। जो भी प्लान आता है हमारे पास शॉर्ट टर्म आता है। अगर हम आपको एग्जांपल दें, जो हमारे गुलाब देवी के सामने जो अंडरपास बनाया गया साबिक दौरे हुकूमत में वाहिद अंडरपास था जो ये बनाया गया, या एक उससे सेंट्रल पार्क के करीब जो है वो बनाया गया। इन दोनों अंडरपासेस की अगर हम बात करें
तो दोनों जो हैं वो ओवरबर्डन हो चुके हैं। जब यहाँ से ट्रैफिक आप पीछे से फ्लो में ट्रैफिक आती है यहाँ पे आएगी, उसके बाद जो आगे का जो इससे यहाँ से अगर गुजर जाएगी गुलाब देवी से, गुलाब देवी के बाद गुजरने के बाद उसको मॉल्टन कचहरी के सामने जो ब्रिज है उस पे एक लाहौर ब्रिज, उसके ऊपर काफ़ी आपको इश्यूज नज़र आते थे क्योंकि वहाँ पे बॉटल नेक बन जाती थी। उसके बाद क्या प्लान किया गया, अच्छा यहाँ पे बॉटल नेक बन रही है तो चले लाहौर ब्रिज के साथ एक लेन और ऐड कर दी जाती है, वो लेन ऐड करेंगे। उसके बाद आपको इशू पता चलेगा कि जो हॉस्पिटल है जनरल हॉस्पिटल, इसके सामने इश्यूज आ गए हैं, तो उसके बाद कहा जाएगा कि यहाँ पे अंडरपास बना देते हैं। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमारे पास स्टडी नहीं है। हमने आज तक कभी नहीं देखा कि टीपा की जानिब से, एलडीए की जानिब से या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसमें आप क्या पूरे शहर की स्टडी करवाते हैं कि हमने इस ट्रैफिक की फ़्लो को जो है रखने के लिए या आवाम को सहूलत देने के लिए जो अंडरपास बनाने हैं या हमने जो ओवरहेड ब्रिज बनाना है या हमने कोई लेन ऐड करनी है तो उसके साथ आगे क्या इम्पैक्ट आएगा। उसकी एक और वाज़ह मिसाल आपको बताते हैं कि अगर हम केनाल रोड से जना हॉस्पिटल की तरफ टर्न लेते हैं तो जना हॉस्पिटल के सामने आपको सिग्नल नज़र आ जाता है। जो केनाल रोड के ऊपर आप 70, 80 या 100 की स्पीड के ऊपर ट्रैवल करते हुए जब जना हॉस्पिटल के आप आके सिग्नल पे खड़े होते हैं तो गाड़ियों की एक लंबी कतार लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक का इशूज़ होता है। उसके बाद क्या प्लान किया गया कि आप उसकी जो रोड्स हैं उनको मुख्तलिफ रोड्स को बंद कर दिया गया ताकि हम वहाँ पे ट्रैफिक को उसके फ़्लो को बेहतर बना सकें, कंट्रोल कर सकें। बात यही है कि आप लॉन्ग टर्म जब प्लानिंग करेंगे कि आपको पता चलेगा कि हमने कुछ एरिया सिर्फ इसको सिग्नल फ्री नहीं करना, या तो इसको ओवरऑल हम सिग्नल फ्री करें या ओवरऑल हम इसको सिग्नल के ऊपर लेके चलें। यही यहाँ पे भी सूरत हाल है कि अब जो है कलमा फ्लाईओवर जब बनाया गया था, कलमा चौक के करीब फ्लाईओवर जब बनाया गया था तो उसके बाद आपने क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की थी। उसके बाद आपको याद आया कि यहाँ से हमने अंडरपास भी गुजारना है, अंडरपास गुजर गया। उसके बाद आपको याद आ रहा है कि हमने यहाँ से दोबारा से आगे एक फ़्लाईओवर देंगे जो सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से उसका 3D प्लान तैयार किया गया है और वज़ीर आला को बताया गया है कि वाल्टन एयरपोर्ट की जानिब जो आने वाले रास्ते होंगे उनके लिए भी बेहतरी होगी और उसमें अंडरपास जो हैं वो उसमें प्लान जो है बेहतर होगा। मुझे इमरान भाई ये बता दीजिएगा, हमारे पास मिसालें हैं, पहले भी अंडरपास बने और बावजूद उन अंडरपासेस के ट्रैफिक नहीं कंट्रोल हो पाई। तो यहाँ पे लिखा है वाल्टन तक ट्रैफिक को बेहतरी मिलेगी, तो ऐसा मुमकिन होगा? देखें जी, मुमकिन तो हो जाएगा, मुमकिन कुछ भी है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब एक आम शहरी ने जब अपना घर बनाना होता है ना, तो वो जब प्लॉट से घर शुरू करता है ना तो उस पर वो पूरी प्लानिंग करता है कि मैंने कहाँ स्टेयर्स देनी है। अगर मैंने एक मंजिला बनाना है तो स्टेयर्स मैंने ऐसी देनी है कि कभी इन फ्यूचर अगर मैं दूसरी मंजिल बनाना चाहूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, फिर वो उस तरह बना भी लेता है इजीली। अब आप ये देखें, हमारे इदारे हैं जिस तरह LDA है, टीपा है और ज़िला इंतज़ामिया है और बाकी जो हमारी एजेंसीज़ हैं जो कि रोड डेवलपमेंट के हवाले से काम करती हैं, क्या इनके पास कैपेसिटी नहीं है? इनके पास कैपेसिटी भी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते ही नहीं है। माजी में भी हमने ये चीज़ें देखी है कि जब भी इन्होंने कोई अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज बनाया है उस जगह का मसला हल करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन उस जगह का जो बेसिक इशू होता है वो हल हो ही नहीं पाता। उसके बाद फिर उन्हें जो है वो नया प्लान जो है वो कुछ अरसे बाद, देखें जब भी कोई प्लान किया जाता है नॉर्मली मेरे ख्याल के मुताबिक उसे कम अज़ कम 15-20 साल ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वहाँ पर मज़ीद मसाइल जो हैं वो दरपेश हों, वटेवर वो ट्रैफिक के हों या वटेवर वो किसी भी और चीज़ के हों। लेकिन यहाँ पर हालात जो हैं वो बिल्कुल अजीब से हैं। हर 3 या 4 साल बाद इनको नया प्लान जो है वो याद आ जाता है कि अब हम ये बनाएंगे। नो डाउट जो कलमा ओवरहेड ब्रिज बनाया गया, अंडरपास बनाया गया, उसके बाद भी वहाँ के ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं हो पाए। आप आज भी अगर बरकत मार्केट की तरफ से सेंटर पॉइंट की तरफ आप जाते हैं, यकीन जाने डर लगता है उस अंडरपास को क्रॉस करते हुए, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक रश ही इतना होता है। क्योंकि जो ही आप अंडरपास से कलमा अंडरपास से आप ऊपर जाते हैं और आपको जनाब कैवलरी की जानिब आपको गाड़ियों की तवील कतारें जो हैं वो लगती हैं। अब वो भी एक मसला है, तो फिर उस अंडरपास का क्या फ़ायदा? बेहतर था कि आप वहाँ पर सिग्नल ही रहने देते। और यही सूरत हाल है कि अब जो है वो जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हब जो है इसके हवाले से जो प्लान जो पेश किया जा रहा है कि वहाँ पर जो अंडरपास बनाया जाएगा और फिर एक ओवरहेड ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा जो कि वाल्टन एयरपोर्ट तक रसाई देगा। तो मेरे ख्याल से ये जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हब है ये इसकी बेहतरी के लिए भी होगा। मे बी इन फ्यूचर जो ओल्ड एयरपोर्ट है
उसको फंक्शनल कर दिया जाए या उसको भी इस्तेमाल कर दिया जाए, क्योंकि आप डाउनटाउन सिटी जो है वो वहाँ पर बनाने जा रहे हैं और एक बड़ा शहर जो आप वहाँ पर आबाद करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो ओल्ड एयरपोर्ट है, वॉल्टन एयरपोर्ट, वो भी आपको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन हुकूमत को बिल्कुल सोचना चाहिए कि अगर हम ये चीज़ प्रोजेक्ट भी कर देंगे तो उससे जो मुतासरा इलाके हैं उनको मजीद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उसकी प्लानिंग अभी कर लें। प्रॉब्लम तो होगी, और माजी में ये मिसालें रही हैं कि हमेशा लोगों को ही सफ़र करना पड़ता है। इरफान, मैं आपसे मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान जानना चाहूँगी। योम आशूर के हवाले से भी बताइएगा, क्या सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है 9-10 मुहर्रम के हवाले से? ना देखें, मुहर्रम के हवाले से आपको बताएं तो तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, इस वक्त उनका तमाम तर जो फोकस है, आप देखें कि और बाकी तमाम काम जो हैं वो शायद उस तरह उनकी प्रायोरिटी पे नहीं है। तमाम चीज़ें इस वक्त मुहर्रम की सिक्योरिटी के ऊपर फोकस की गई हैं, या मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उनके ऊपर फोकस की गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पैच वर्क, लाइट्स, जनरेटर, ये इस तरह की चीज़ों को देखा जा रहा है। इसी तरह पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो है, डिप्लॉयमेंट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर की जा रही है। डेली बेसिस के ऊपर 300 से ज़ायद जो हैं वो मजालिस का एहतमाम हो रहा है लाहौर में, यकम मुहर्रम से लेकर आपको और कैटेगरीज भी बना दी गई, ABC कैटेगरी की। लेकिन उसमें आपको बताएं कि तमाम जो C कैटेगरी की मजालिस हैं या जुलूस हैं या इसके साथ साथ दीगर जो हैं A कैटेगरी के, तमाम को तमाम जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। और उसके साथ साथ पुलिस के जो कोई 9000 के करीब जो एहलकार और अफसरान हैं, इनको डिप्लॉय किया गया है। अब पुलिस की तरफ से 9 और 10 को स्पेशली, क्योंकि इन दो दिनों के अंदर मेजर जो, लेकिन पाक फ़ौज जो है इसको हंगामी बुनियाद के ऊपर, अल्लाह ना करे ऐसे हालात पैदा हों, उसके बाद जो है इनको ऑन कॉल रखा जाएगा कि अगर कोई एयरफोर्स है या आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको भी यहाँ पे तलब किया गया है। उनकी 90 के करीब जो हैं रिज़र्व जो हैं वो सिर्फ 9 और 10 के जुलूस जो हैं इसके ऊपर तैनात होंगी। फिर लेडीज़ पुलिस, ये बहुत बड़ा इशू है और हर दफ़ा जो है ये इशूज़ होता है कि लेडी पुलिस जो है चेकिंग के लिए, ख़वातीन जो मजालिस में आती हैं या जुलूस के अंदर शिरकत के लिए आती हैं, उनकी चेकिंग के लिए प्रॉपर कोई सिक्योरिटी इंतज़ाम जो हैं वो नहीं होते, केबिन नहीं होते, या ख़वातीन जो पुलिस एहलकार हैं वो मौजूद नहीं होती। और इसी वजह से अब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो 300 से ज़ायद जो केबिन है जहाँ पे ख़वातीन की सिक्योरिटी चेक किया जा सकेगा वो मांगी हैं, और उसके साथ साथ लेडी जो एहलकार हैं उनकी डिमांड की गई है। अब वो उनको मिलेंगी तो उसके बाद ये चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन हो सकेंगी कि 300 के करीब अगर केबिन मिल जाता है तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी है कि ख़वातीन जो मजालिस के अंदर शामिल हो रही हैं या जुलूसों के अंदर उन्होंने आना है तो उनको वहाँ पे जो सिक्योरिटी केबिन होगा उनके लिए, उसमें प्रॉपर उनको चेकिंग की जा सकेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो हैं वो दिए जाते हैं कि वो वहाँ पे चेकिंग करेंगे, और ज़्यादातर जो चेकिंग है वो हमें वॉलंटियर्स ही करते नज़र आते हैं। तो इस तरह अगर हम कहें कि काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर इंतज़ामात हमें नज़र आते हैं तो वो मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक इशू है बहुत बड़ा कि लेडी कांस्टेबल जो हैं वो मौजूद नहीं है, उनकी कमी है। और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी बात है, जिस तरह से मजालिस हो रही हैं उनके लिए हर मजलिस के बाहर जो है लेडी कांस्टेबल का होना भी ज़रूरी है, तभी आप प्रॉपर तौर पर जो है ख़वातीन को चेकिंग के बाद ज़ायरीन को अंदर जाने की परमिशन दे सकते हैं। खैर इमरान भाई, मैं यहाँ पे कुछ भी हम देखते हैं कि 9-10 मुहर्रम को सिक्योरिटी पर्पज़ के पेश नज़र, इरफान आप भी एग्री करेंगे, डबल सवारी पर पाबंदी लगाई जाती है, कुछ रास्ते भी बंद किए जाते हैं। ये बिलाशुबा शहरियों की सहूलत के लिए होते हैं और ताउन भी करना चाहिए। जी देखें जी, बिल्कुल हर साल हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पेशली 9-10 मुहर्रम के हवाले से आम तातील का ऐलान जो है वो किया जाता है, और इस बार तो 8, 9, 10 मुहर्रम को जो है वो तातील है। और अगर सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से बताया जाए तो बड़ा ब्रीफली जो है वो इरफान ने इस चीज़ को डिस्कस भी किया है। नो डाउट पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे में बेहतरीन सिक्योरिटी प्लान जो हैं वो देते भी, और इसके साथ साथ जो रज़ाकार होते हैं वो भी अपना किरदार जो है वो खुश उसलूबी से जो है वो सरअंजाम देते हैं। चूँकि हम रोड्स पे देखते हैं कि जितने भी मजालिस होती हैं या जुलूस होते हैं, बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो देखने में सामने आते हैं, और दूसरा शहरियों की जानिब से भी ताउन किया जाता है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के हवाले से हम बात करें तो लाहौर में ऐसे कोई मामला जो है वो हमें ख़राबी की तरफ नज़र नहीं आते जिसमें फ़िरका वारियत को हवा जो है वो दी जाए। और इस हवाले से हुकूमत जो है वो ऑलरेडी पहले ही कुछ 1-2 माह पहले ही प्लान कर लेती है कि फ़िरका वारियत को हवा जो है वो ना दी जाए, चूँकि शिद्दत पसंद लोग जो हैं वो अपना काम तो जारी रखते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि तमाम मकातबे फ़िक़्ह के उलमा जो हैं वो इकट्ठे होकर
अपने अपने अकीदे के तहत अपनी अपनी इबादत और रसूमात जो हैं वो उसको जारी रखते हैं। तो बहरहाल लाहौर में इस चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज से खुश उसलूबी के साथ जो है वो मुकम्मल किया जाता है, जो कि बड़ी अच्छी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो मेन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निकाला जाता है इरफान, उसकी सिक्योरिटी मुकम्मल है, उसके लिए तमाम इंतजाम? जी बिल्कुल। योम आशूर के 2 जुलूस होंगे, एक पांडू स्ट्रीट से निकलेगा और एक निसार हवेली से। 9 और 10 को जो है वो ये जुलूस होंगे। तो उसके लिए तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम जो रोड्स हैं उनका जो रूट है इन दोनों जुलूसों के, उसके ऊपर लाहौर पुलिस के अफसरान, ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। तमाम जो मसाले कंट्रोल रूम एक्टिव है जहाँ से मॉनिटरिंग होनी है। जी बिल्कुल। इसमें आपको बताएं कि 3 कंट्रोल रूम हैं। एक कंट्रोल रूम जो बनाया गया है सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में, जहाँ से कैमरा के ज़रिए उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। योम आशूर का जो बनेगा कंट्रोल रूम वो बनाया जाएगा डीसी ऑफिस के अंदर। ठीक है। उसके लिए ऊपर वर्किंग जारी है, क्योंकि वो 8 मुहर्रम को उसको एक्टिवेट किया जाता है। कैमराज इंस्टॉलेशन के लिए जो वर्किंग का आगाज़ हो चुका है तमाम दोनों रूटों के ऊपर। और एक जो कंट्रोल रूम होगा वो डीआईजी ऑफिस के अंदर उनके जो ऑप्स रूम है वहाँ पे बनाया जाएगा, जहाँ से तमाम जो ड्यूटी है जो पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात होंगे उनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा सकेगी। और अगर हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रूम होगा जो डीसी ऑफिस के अंदर होगा उसकी बात करें तो उसमें तमाम जो कैमराज हैं उनकी लाइव फीड वहाँ पे मौजूद होगी। इसी तरह सेफ सिटी में तमाम लाइव फीड मौजूद होगी और तमाम जो फोकल पर्सन होंगे तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, तमाम ज़िले इंतज़ामिया के इदारों के, वो भी इन कंट्रोल रूम के अंदर बैठे होंगे। अगर किसी जगह के ऊपर लाइट का इशू होता है तो लेस्को का फोकल पर्सन वहाँ पे मौजूद होगा। अगर किसी जगह के ऊपर वासा का कोई इशू होता है तो वासा का वहाँ पे फोकल पर्सन मौजूद होगा। पुलिस की तरफ से अगर किसी जगह पे ड्यूटी नहीं पहुँच रही तो उसके फोकल पर्सन वहाँ पे मौजूद होंगे। कि कंट्रोल रूम का मकसद ये है कि तमाम जो इदारे हैं वो एक जगह पे मौजूद हों और जहाँ पे भी कोई ऐसा इशू एड्रेस होगा तो उसके बाद फौरी तौर पे वो इदारा जो है वो एक्टिव होकर उनको कंट्रोल के ऊपर जो है वो उसको फौरी तौर पे कंट्रोल करने के लिए इकदाम। सही, यानी इंतज़ामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को भी कोऑपरेट करना है, शहरियों को ताउन करना है ताकि ये तमाम तर मामलात खुश उसलूबी से अंजाम तक पहुँच सकें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर हमारे पास है जी, मज़ारात पर हिफाजत पापोश की उजरत बहाल करने का फैसला किया गया है। अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे ये जो बहाल करने का फैसला किया गया है, आई मस्ट से कि इस पर पहले भी अमल दरामद नहीं हो रहा था। जो लोग वहाँ पे बैठे थे, मैं कह रही थी वो जान ही नहीं छोड़ते जब तक पैसे ना दे दें। ऐसा ही है इमरान? बिल्कुल यही सूरत हाल है। जितने भी मज़ारात है आप वहाँ पर देख लें, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने फ्री जूता जो है वो रखा भी होगा। चलें एक हवाले से हम ये भी देख लेंगे, चलें जी ठीक है बात कि जो बंदा अपनी अकीदत और एहतराम के लिए अगर किसी मज़ार पे जा रहा है तो वो अगर अपना जूता जो है वो वहाँ पर हिफाजत के लिए रख भी देता है तो उसके जूते की हिफाजत भी होती है। तो चलें तो 2-4 रुपये 10 रुपये अगर दे भी दिए जाएँ तो ठीक है, नो इशू। लेकिन होता क्या है कि जब आप 10 रुपये देते हैं ना तो वो 10 रुपये जो रिसीव कर रहा होता है उसकी शक्ल देखा करें, जैसे वो गुस्से से देख रहा है और आप उसको भीख दे रहे हैं, वो ऐसे देखता है। बहरहाल ये प्रोजेक्ट जो है ये मुफ्त पापोश के हवाले से तकरीबन 1.5 साल पहले जो है खजाना को क्या पैसे कम पड़ गए? करोड़ों रुपया उनको यहाँ से इकट्ठा होता है, तो वो कैसे अपना करोड़ों रुपया जो है वो अपने अगर इरफान आप एग्री करेंगे, हम दाता दरबार के सिर्फ बात कर लें, जितने ज़ायरीन रोजाना वहाँ जाते हैं और दूसरे शहरों से आते हैं, तो वाकई इमरान भाई जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। देखिए इसमें ना टेक्निकल चीज़ समझने वाली है कि आप लोग जैसे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ठेका नहीं था तो उसके बावजूद भी वो पैसे लिए जा रहे थे, और ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी इशू आता है कि जब आपने ठेके के लिए जो नीलामी करनी है तो उसमें बोलियों में आपको बड़े ज़्यादा पैसे जो हैं लोगों ने देने हैं। जो लोग उस बिड के अंदर कामयाब होंगे वो ठेका ले सकेंगे। तो अब ऑफिशियली अब उनके पास, पहले तो जो पैसे ले रहे थे वो शायद अनऑफिशियली था। वो जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है जिसको उसने बांटना है वो उसमें डेफिनेटली जाता होगा। नहीं, ये क्या मतलब जिसको बांटना था? जिन लोगों ने भाई यही बात है ना, जिन लोगों की मर्जी से वो बैठे हैं। अब औकाफ के लोगों की क्या मर्जी के बगैर वहाँ पे कोई पैसे ले सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारी चीज़ें मिली भगत के साथ होती हैं। वो मिली भगत को रोकने के लिए उन्होंने कहा होगा कि ये जो है इसके ऊपर आप बाकायदा तौर के ऊपर चार्ज करें। 10 रुपये एक पापोश का जो है वो अभी प्लान किया जा रहा है कि उस
के लिए रखे जाएंगे और उसके साथ साथ जो पार्किंग फ़ीस है, जो गाड़ियों की पार्किंग या बाइक की पार्किंग जो पहले फ्री थी, अब उसको भी जो है वो आप स्ट्रीमलाइन करेंगे, ठेका होगा। अच्छा, अब देखिए गाड़ी की पार्किंग पहले भी फ्री नहीं थी। ऐसे ही है, मैं यही कहने लगी थी। मुझे इस चीज़ से एक इशू ये भी है कि मतलब जो ज़ायरीन वहाँ पर आएंगे, कम अज़ कम वो पहले 100-150 रुपये इस मद में लगाकर फिर अंदर मज़ार की तरफ जाएंगे। आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? मतलब मैं दाता दरबार क्योंकि जाना हुआ, वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर ख़वातीन है हाथ नहीं छोड़ती हैं जब तक उनको आप पैसे ना दें। मतलब आपने ये 4-5 जगहों पर पहले पैसे देने हैं और फिर आपने अंदर मज़ार पे बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले बात तो ये कि जब आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप जब जूता रखेंगे उसके बाद जब आपने अंदर जाना है, जो वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल आपने सही बात कही, ये चीज़ें हमने भी नोट की हैं और देखी भी हैं। मतलब गाड़ी की पार्किंग भी आप दें, उन खवातीन को भी पैसे आप दें, हिफाजती पापोश के पैसे भी और आप लिटरली उनका एटीट्यूड देखा करें कि परेशानी होती है कि भाई आप लोग हम पे एहसान कर रहे हैं, आप लोग हम पे एहसान कर रहे हैं। फ्री तो पहले भी नहीं था, लेकिन क्या कहा यही जा रहा है कि 1.5 साल पहले जो है ये फ्री करार दे दिया गया था, लेकिन महकमा जो है, महकमा औकाफ दोबारा उसने अदालत से रजू किया और 1.5 साल से वो इस केस पे काम कर रहे हैं कि जी हमें जो है वो दोबारा बहाल करने दिया जाए। और बहाल तो दोबारा हो गया, लेकिन शहरियों के लिए तो पहले ही बहाल था, वो तो कहीं भी फ्री नहीं हुआ। वो पार्किंग है, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। अब देखें ये जो पार्किंग फीस है या पपोश के पैसे हैं, इससे जब वकाफ को ये पैसे, इसका बजट आएगा तो इसमें आप इसकी यूटिलाइज़ देखें ना, इसके पैसे कहाँ पे यूटिलाइज़ होंगे? इसके पैसे होंगे दरबार की मेंटेनेंस के ऊपर, दरबार की सफाई सुथराई के साथ साथ जो दीगर इंतज़ामात हैं वो इन पैसों से चलेंगे। जब ये पैसे आपके पास आएंगे, एक अच्छा खासा बजट होगा, तो आप एक ऐसे तरीके से चला भी सकेंगे। और वही बात कि आप अगर ऑफिशियली ये पैसे डिक्लेयर कर देंगे तो इससे ये भी होगा कि लोगों को भी थोड़ी सी जो है वो, मुझे जाने से पहले पता होगा कि आपको 10 रुपये ही देने हैं पापोश के। अगर गाड़ी की पार्किंग के 20 रुपये हैं तो वहाँ पे आप उसको जो है उससे फाइट कर सकते हैं अपने हक के लिए कि भाई 20 रुपये पार्किंग के हैं तो मैं इससे ज़्यादा क्यों दूँ। लेकिन होता यही है कि जैसे आपने बात की कि वो लोग ज़बरदस्ती आपसे जो पकड़ लेते हैं, उस वक्त लोग यही कैमरास मौजूद होने के बावजूद भी मेरे पास वक्त कम है, इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप इस तरह के फैसले कर भी रहे हैं, लेकिन जो इश्यूज़ बताए गए हैं ज़रूर उन पर जो है चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर आते हैं शो में। वेलकम बैक। और अभी एक अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं जी। की तरफ चलेंगे, वो हमें बाहर के है सूरत हाल बताएंगी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हो रही है, खुशगवार भी मौसम है। जी कोमल। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर का मौसम आज बहुत ज़्यादा खुशगवार है। बादलों ने जो है वो आसमान पर डेरे जमा लिए हैं और यकीनन आज जो है वो बरसेंगे भी, इरादे तो रखते हैं बरसने के। बाकी मानसून का स्पेल चल रहा है, वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बरस भी रहे हैं। फैमिली जो है वो पार्कों का रुख कर रही हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। इस वक्त एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर यहाँ पर आए हैं, मौसम इंजॉय करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मौसम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। फैमिली के साथ में आऊँ, फैमिली मेरे साथ है और सेहत के हिसाब से भी माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। गर्मी का थोड़ा सा ज़ोर टूटा है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आना चाहिए पार्कों में। माशाल्लाह रौनक भी होती है, दिल भी ज़रा थोड़ा सा खुश हो जाता है। जी बिल्कुल, फैमिली की आपने बात सुनी, इनका ये कहना था कि दिल बहल जाता है, इस तरह के मौसम में बाहर आना चाहिए, पार्कों का रुख करना चाहिए ताकि खुशगवार मौसम को जो है वो मज़ीद इंजॉय किया जा सके। और इस तरह का मौसम जो है वो सेहत पर काफ़ी ज़्यादा मुस्बत असरार डालता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन दबाव से इंसान जो है वो निकल आता है। इस खुशगवार मौसम में जो है वो निकलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके थकन और जो टेंशन होती है वो फ़ौरन से दूर हो जाती है और इस मौसम में खुश मिजाज हो जाता है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, माहिरीन ने 50% बारिश के हवाले से भी इम्कान जाहिर किया है और इस वक्त जो है वो शहर लाहौर में तकरीबन दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 31 डिग्री तक जाने के हवाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया कोमल ने हमें बताया जी मौसम की सूरत हाल। अब हम शामिल कर लेते हैं जी करेंसी रेट। आपको बताने हैं डॉलर की कीमत में ये जो उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं ऑल दो मुस्बत है, लेकिन बाकी करेंसी के रेट क्या हैं शामिल करते हैं सेगमेंट माल का हाल। खुश आमदीद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम कल जो सिलसिला शुरू किया, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं
मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से वाक़या करबला पर रोशनी डालने का ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था और आज है जी 6 मुहर्रमुल हराम। तो आज करबला के मैदान का मंज़र क्या था, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि इस पर रोशनी डालेंगे। और कल भी हमने ये सिलसिला शुरू किया और आपके साथ हक़ और बातिल की इस जंग में जीत हक़ की किस तरह से हुई आपको बताया। अल्लामा हसन हमदानी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 6 मुहर्रमुल हराम है आज, करबला के मैदान में तमाम मंजर जो था उस पर रोशनी डालिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन क़ाला सादिक़न सिद्क़ा। आज चूँकि 6 मुहर्रमुल हराम है, गुज़िश्ता शब जो गुज़री वो 6 मुहर्रमुल हराम की रात थी और उस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जो सिपहसालार था यजीद की फ़ौज का करबला में उमर इब्न साद, उनके दरमियान आपस में कुछ मुलाकात हुई। चूँकि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके दिलों में बुग़्ज़ आले मोहम्मद बहुत ज़्यादा मौजूद था, क्योंकि इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जंग बदर में, जंग ओहद में, जंग खंदक में, इन जंगों में बहुत से लोगों के बाप, किसी का ताया, किसी का चचा, किसी को कुछ अजीज़ व अक़ारिब कत्ल किए। उसकी बिहा पर लोगों के दिलों में मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी नफ़रत थी कि जो उनकी औलाद मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद तक उनकी नफ़रत जो है वो बुग़्ज़, हसद और कीना जो है उनके दिलों में पनपता रहा। एक उमर इब्न साद ने एक खूबसूरत कलीन का एहतमाम किया, खैमों से बाहर बिछाया, मौला इमाम हुसैन को भी उस पर बुलाया। इमाम भी तशरीफ़ फरमा हुए और उमर इब्न साद और इमाम हुसैन के दरमियान एक बेहतरीन माहौल में गुफ्तगू हुई, जो जिस तरह फ़ौजों के सरदारों और सलारों के दरमियान होती है। यही मंज़र खौली देख रहा था। खौली एक नासबी है और मुबग़िज़ है अहले बैत का और मौला अलैहिस्सलाम से शदीद दुश्मनी रखता है। उसने जब ये मंज़र देखा तो उसने कूफा के हाकिम अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा कि यहाँ पे उमर इब्न साद जो है उसने इतनी बड़ी फ़ौज को सहरा में लाकर जो है वो मुक़य्यद किया हुआ है और ये हुसैन के साथ बैठ के खुशगपियाँ करता है और उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुनता है। तुम तो माज़अल्लाह जानते हो कि उसका नाना भी जादूगर था, उसका बाप भी जादूगर था, जो इनके पास जाता है वो एक दफ़ा इन्हीं का हो जाता है, माज़अल्लाह नकल कुफर न बाशे। तो तुम अगर मुझे सलार बनाओ तो मैं आनन फ़ानन हुसैन का सर काट के तेरे पास भेज दूँगा। उसने एक तेज़ घोड़ेसवार तैयार किया कि जिसने रात को सफ़र किया और रात के आखिरी पहर में जाके उसने अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जब खौली का ख़त पहुँचाया तो वो गुस्से में उसने उसको जवाब लिखा और उसने उसे कहा कि तुम हुसैन के साथ जो मामलात कर रहे हो मुझे सारी खबर पहुँच रही है। आज ही, यानी जब ये 6 मुहर्रम है, आज ही मेरा कासिद तेरे पास पहुँचा जा रहा है। मेरे ख़त के पहुँचते ही हुसैन को खैमों को दरिया फ़ुरात से रिमूव करा दो, वहाँ से हटवा दो और हुसैन के लश्कर पर पानी बंद कर दो। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब लश्कर ने वहाँ पे करबला में पड़ाव किया था, 1000 का लश्कर यजीद का जो था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला से बाहर मिला था, करबला से 2 मंजिल बाहर। तो मंजिल कहते हैं जहाँ पे ये लोग रात को पड़ाव करते थे, काफ़िले चलते थे, उसको मंजिल कहते हैं। यानी 2 दिन पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब यजीद का लश्कर मिला तो उस वक्त जब वो लश्कर आ रहा था तो नेज़े की अनियाँ बुलंद थी। तो इमाम के साथ जो मौजूद अहबाब थे उनमें से एक ने अल्लाह अकबर बुलंद की। इमाम ने कहा क्या आपने देखा कि अल्लाह अकबर कहा फज़ंद पैगम्बर सामने खजूरा का नखलस्तान आ रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया खजूरा का नखलस्तान नहीं है, ये नेज़ों की अनियाँ बुलंद है, लगता है कोई लश्कर आ रहा है। इतने में हुर का जो लश्कर था, हुर बिन यजीद रहाई रज़वानुल्लाह ताला अलैह का लश्कर, 1000 का लश्कर, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। अब जो वो लश्कर आया तो उसकी हालत उस वक्त ये थी, लश्कर की हालत, कि प्यास की शिद्दत से वो हलकान हुआ चाहते थे। इतनी प्यास का उन पर गलबा था कि उनका हालत उस वक्त गैर होती जा रही थी और उनके होंठ फटे हुए थे, रुखसारों से खून निकल रहा था प्यास की शिद्दत की वजह से, क्योंकि वो वादी बरहूद से गुजर के आ रहे थे इमाम हुसैन को ढूंढते ढूंढते। तो उनकी प्यास की शिद्दत से उनके घोड़े हाँप रहे थे और ऐसे था कि जैसे लम्हे में पानी न मिलेगा वो हलाक हो जाएंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने पिछली मंजिल पे हज़रत अब्बास से कह के 1000 मशकें एक्स्ट्रा पानी की भरवा ली थी, अपने काफ़िले से ज़्यादा पानी जो ज़रूरत का था उससे ज़्यादा पानी की भरवा ली थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हज़रत अब्बास जो उनके सिपहसालार भी थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है कि जिनको अहले बैत होने का भी शर्फ हासिल है और सहाबी होने का भी, और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है कि जो ताबी भी हैं और अहले बैत में से भी हैं, अमीरुल मोमिनीन के फ़र्जंद हैं। और हज़रत अब्बास को हुक्म दिया कि इन लश्कर वालों को पानी पिलाओ, तो सब उनको पानी पिलाया। एक यजीद की लश्कर का सिपाही खुद नकल करता है कि मुझे प्यास का इतना गलबा था कि मेरे जिस्म में ना लर्जा तारी था। तो सामने कुर्सी पे एक इंतहाई करीम इंसान बैठा था, जब उसने मुझे देखा, हर एक को एक मशक पकड़ा दी गई थी।
तो मश्क जो है वो मैं खोलता हूँ तो मेरा हाथ जो है वो कांपता है और तस्मा नहीं खोल पाता। वो करीम अपनी मंजिल से उठा और उसने मुझे तस्मा खोल के दिया, कहता फिर भी मेरे मुंह में पानी नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने हाथ का चुल्लू बना के मेरे धान से लगाया और अपने हाथ से मुझे पानी पिलाया। और कहते मैं तब, एक आम बंदा होगा फौज का, कहते तब मुझे पता चला कि जब वो खुद असगर को उठा के पानी मांगने आया, मैंने कहा ये तो वही करीम है जो मुझे पूरी मश्क पानी अपने हाथों से पिला रहा था और आज अपने बच्चे के लिए 2 बूंद पानी मांगने आया। तो बारह इमाम हुसैन सल्लल्लाहु को उनके साथ ये सलूक हो चुका था। इसके बावजूद उन्होंने आज 6 मुहर्रम जब वापस कासद पहुंचा है अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप लोग यहाँ से खैमे हटाएं और खैमों को दूर जाके लगाएं फुरात से। और खैमे को हटवाने से पहले और पैगाम देने से पहले बाकायदा उमर इब्न साद ने एक लश्कर तैनात कर दिया कि अभी ये फ़ौरन पानी भरने ना बैठ जाए। जब दरिया के फुरात के किनारे पे थे तो मश्क यकीन उनको भरने की ज़रूरत नहीं थी। अब जब लश्कर वहाँ से खैमे हटाने की बात आई, उसने पैगाम भेजा। हज़रत अब्बास ने कहा, हज़रत अब्बास चूँकि बहुत दिलावर थे, बहुत वजाहत, बहुत उनका कद्दो कामत बहुत दराज था और पूरे अरब पे उनका रोब दबदबा था। 11 साल के सिन में उन्होंने एक जंग और एक मार्के में हिस्सा लिया था, जंग सफ़ीन में। उसमें उन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को कदवा से जहन्नम किया था, कत्ल किया था। इस बेस पे उनका बहुत रोब दबदबा था पूरी, यानी इन लफ्ज़ों से वो पता चलता है कि कितना रोब होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हज़रत अब्बास के जनाजे से जब वो शहीद हो चुके तो जुदा हुए, तो जुमला फरमाया था, कहा कि अब्बास वो जो तेरे सहारे से मदीने से आई थी ना बीबियाँ, अब वो ज़िंदगी में सो ना सकेंगी। सुकून से सोती थी कि हमारा भाई अब्बास जिंदा, और वो जिनकी नींदें हराम थी कि कहीं हम अब्बास की तलवार की जद में ना आ जाएं, अब वो सुकून से दुश्मन सोया करेगा। और उस वक्त हज़रत अब्बास कहने लगे, मौला अगर आप इजाज़त दें तो हमने किसी पे पानी बंद तो नहीं किया, लेकिन ये इनका इख्तियार नहीं, ये ज़मीन हमने ख़रीदी हुई है। यानी वो सरज़मीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला वारद होते ही बनी असद की सरज़मीन थी, तो बनी असद से इमाम अलैहिस्सलाम ने वो ज़मीन ख़रीद ली थी 60,000 दिनार सुर्ख में। अब ये हमारी ज़मीन, हम अपनी ज़मीन पे खुद मालिक हैं, ये कौन होते हैं हमें यहाँ से हटाने वाले। लेकिन इमाम ने फरमाया कि हम जंग की पहल नहीं करेंगे, मेरा भाई अब खैमे हटा दो। खैमे हटा दिए गए, दूर जाके खैमे नस्ब किए गए। अब उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पानी बंद कर दिया। यानी आज 6 मुहर्रम का दिन वो दिन है कि जिस दिन उन्होंने अहले बैत रसालत पे दुश्मनान ने पानी बंद किया। लेकिन इसके बावजूद जो इसमें से हमें सबक मिलता है वो ये है कि दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, आपके जितने भी रास्ते बंद करना चाहे, अगर आप हक पे हैं, अगर आपका क़याम खुदा के लिए है, आपका अमल खुदा के लिए है, आपकी नीयत खालिस है, तो आप परेशान ना हो। प्यास भूख कोई चीज़ माना नहीं रखती, कम होना कोई चीज़ माना नहीं रखता। माना यही रखता है कि आप किस एम के लिए, किस मकसद के लिए, किस माटो के तहत मैदान में उतरे हैं और आपका हदफ क्या है। अगर हदफ खुदा हो तो खुदा इंशाअल्लाह कामयाबी देता है। बिल्कुल। और हमने कल भी जिक्र किया था कि हक व बातिल की इस जंग में मुसलसल हमें एक एक पल सब्र और इस्तिकामत का पैगाम जो है वो देखने में नज़र आया। और आज भी जिस तरह से गुफ्तगू के अल्लामा साहब ने बारहा यही बताया गया कि किस तरह से सब्र और इस्तिकामत जो है वो हमें जितने भी करबला के शहदा हैं उनकी जानिब से देखने में आया। सो इस सब्र और इस्तिकामत पर रोशनी मैं चाहती हूँ आप डाल दें कि कोई ऐसा हमने देखा करबला में जितने भी शहदा थे जिनमें से किसी एक ने भी सब्र का दामन हाथ से छोड़ा हो। आप देखें करबला के मैदान में शहदा की पहले उनकी हयात का अगर मुताला करें, मुशाहिदा करें, तो आपको वहाँ बच्चियाँ भी शहीद मिलेंगी, बच्चे भी शहीद मिलेंगे, नौजवान भी, बूढ़े भी, इतने ज़ईफ़, यानी 100 कुछ साल उम्र है साहबिया पैगम्बर हज़रत मुस्लिम इब्न औस की। जब वो जंग की इजाज़त लेने इमाम हुसैन के पास आते हैं ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, मेरे नाना के सहाबी हैं, सिंध में भी बड़े हैं, नाना के सहाबी भी हैं। तो मुस्लिम इब्न औस कहते हैं, फ़र्जंद पैगम्बर एक हसरत लेके आया हूँ, मैंने रसूलुल्लाह की रकाब में जंगें लड़ी हैं, आपके बाबा अली की रकाब में जंगें लड़ी हैं, दिल चाहता है कि मैं तलवार से मारा जाऊँ, बिस्तर पे एड़ियाँ रगड़ के ना मारा जाऊँ, राह खुदा में मारा जाऊँ। तो मुझे जंग की इजाज़त दी, मैं इनको अशकिया को नसीहत भी करूँ और आपके अपनी जान आप पे कुर्बान करके अल्लाह को राज़ी कर लूँ, आपकी वालदा से रोज़े माशर शिफात का हक़ ले लूँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं आप बहुत बुज़ुर्ग हैं। रवायत कहती है उन्होंने अपने अज़ारबंद को कस के बांधा, आबरूएं चूँकि ढलक चुकी थी, अपनी पेशानी में पट्टी को कस के बांधा और उठाया और कहा, मौला हुसैन ये जो आपके जवान हैं इनमें से किसी को मेरे मुकाबले में भेजिए, सिवाय अब्बास के, किसी को भी मेरे मुकाबले में भेजिए, अगर मैं उसको पटख दूँ तो फिर मुझे इजाज़त मिल जाएगी। इमाम ने आगे बढ़ के सीने से लगाया, कहा, मरहबा मरहबा ये अखी, मेरे भाई आप पे निछावर हो खुदा की रहमतें, आपने कमाल कर दिया, इजाज़त मिली, गए। यानी उस जंग में आप देखें। और फिर बच्चे को देखें, अभी मैं गाज़ियाबाद में जब मजलिस में ख़िताब कर रहा था शहज़ादा हज़रत अली असगर के मसाए वहाँ पर मैंने अर्ज़ किए, तो अब वो छोटा सा बच्चा है कि जो हक को बातिल का मीज़ान बन गया है, कि जैसे इन्होंने नोके नेज़ा पे सर लेके चले हैं ना, सर लेके गए हैं, तो वो जो अली असगर के सर को देखता था ना, वो कहता था करबला में जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है। और इसी में
खौली जिसने ख़त भेजा था वो इतना मलाउन और इतना मुबग़िज़ था, इसने हज़रत अब्बास के सर को एक तरफ से और दूसरे तरफ तक कान में उसने रस्सी परो के अपने घोड़े के गले में बांधी। यानी इनके बुग़्ज़ की हद देखे ना, ये खालसतन अहले बैत के बुग़्ज़ में कुछ लोग मैदान में उतरे हुए थे कि जो अहले बैत से अपने पिछलों का बदला लेना चाहते थे। और हज़रत अली के चूँकि शबाहत हज़रत अब्बास से मिलती थी तो हज़रत अब्बास से हज़रत अली के सारे बदले लेना चाह रहे थे, और लेकिन वो अपने बदलों के लिए आए थे, मगर ये फ़कत अल्लाह के लिए गए थे। इसलिए खुदा ने इनको फतह भी दी, कामयाबी दी, कामरानी भी दी। अब आप देखें कि हज़रत अब्बास के अलम नज़र आएंगे, अब्बास का नाम नज़र आएगा। इस मलऊन ने घोड़े के गर्दन में बांधा, जब वो घोड़ा दौड़ता था तो ज़रा रुखसारों पर उसके घुटने लगते थे। यही वजह कि जब हज़रत सईदा ज़ैनब को सर वापस किए गए शाम में, तो बीबी ने अपने भतीजे हज़रत सज्जाद से पूछा, बेटा सज्जाद ये सर किसका है? कहा फूफी हमें पहचाना नहीं, ये आपके भाई अब्बास का सर है। यानी इन्होंने दुश्मनी की यहाँ तक हद कर दी कि चेहरों को मसख करने तक की। ये कि इनके असलाफ का था, हज़रत हमज़ा की लाश को किस तरह हिंदा ने मसख किया था, और ये हिंदा की औलादों ने किस तरह अब्बास के चेहरे को। लेकिन आज भी अब्बास को सलाम है, लोग झुकते हैं, सलाम करते हैं। अलम में अब्बास आज आप देखेंगे कि जगह जगह पे, चूँकि 6 मुहर्रम है, आज का दिन हज़रत अब्बास के नाम से मनाया जाता है, उनके अलम बरामद होते हैं। हर जगह का अपना एक रूटीन है, लेकिन अक्सरियत के साथ हज़रत अब्बास के नाम का आज का दिन मनाया जाता है। चूँकि आज पानी बंद हुआ था और हज़रत अब्बास को जो है वो सकाए सकीना के नाम से याद किया जाता है कि जब वो आखिरी दफ़ा मैदान की तरफ जा रहे थे और इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था तो मश्क दे के भेजा था कि अब्बास कोशिश करना बच्चों के लिए पानी लाओ, क्योंकि बच्चे बहुत प्यासे थे, इतने प्यासे थे कि हर तरफ से अल अतश की सदा आती थी, सामने दरिया बह रहा था। यानी करबला में आने वाले वो लोग फ़कत बुग़्ज़ अहले बैत लेके नहीं आए थे, बल्कि इंसानियत को कहीं दफन करके आ गए थे। वही उनकी अरब की जो हमीयत थी वो भी उनमें बाकी नहीं थी, क्योंकि हुसैन को ख़त लिख के बुलाया था, आज खुद हुसैन के मुकाबले में आ गए। पहले पानी बंद किया, फिर हुसैन के बच्चों पर ज़िंदगी तंग कर दी, और आखिर में ये हुआ जो उनके बच्चों के लिए पानी लेने गया उसके बाजू काट डाले। फिर जब उनको बाजू कट गए और फिर भी वो मश्क को संभालते हुए उसका तस्मा मुँह में लिए हुए ख़याम की तरफ जा रहे थे। हज़रत अब्बास की जब मश्क में तीर लगाया तो फिर एक मरतबा अब्बास ने अपने घुटनों के ज़रिए घोड़े का रुख मोड़ा, जैसे घोड़े से कह रहे हो कि मुझे खैमों में ना लेके जाना, मुझे शर्म आएगी, मुझे फ़ुरात की तरफ ले चल। अब वो जो फ़ुरात की तरफ, चूँकि बहुत बड़ी शहामत थी, रोब दबदबा था, अब जहाँ से अब्बास गुजरता था लोग अब्बास के बदन पे तलवारें मारते चले जा रहे थे। इसलिए रवायत कहती है, और ख़ुद सामने मौजूद भी है, रवायत बताती जब इमाम हुसैन अब्बास का लाशा उठाने लगे, रिकबन रिकबा वो टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पे बिखर गया। और आज आप देखें हज़रत अब्बास की ज़री पे जाकर देखें तो उनकी ज़री इस तरह से डिज़ाइन की गई, नीचे कब्र जो है, ज़री के नीचे कब्र है, कब्र इस तरह से है, और कब्र भी बिल्कुल छोटी है, एक बच्चे की कब्र से भी छोटी। उलमा से जब सवाल होता है कि हज़रत अब्बास के लिए तो बताया जाता है कि ये डबल रकाब यानी 2 रकाबे घोड़े पे सवार होते थे, ये बहुत दराज का था और घोड़ा भी इनका बहुत ऊंचा होता था, पहले रकाब में पाँव, फिर दूसरे में फिर सवारी होती थी, तो ये कब्र बहुत छोटी है। तो उलमा बताते हैं वो इसलिए है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की लाश जनाजा जो है वो फैल के नहीं दिख रहा है, इकट्ठा होकर दफना, ऐसे छोटी सी कब्र है, और आज भी उसका तवाफ पानी कर रहा है। यानी वो पानी जो अब्बास लेने गया था आज वो खुद अब्बास की तरफ आ रहा है, और वो पानी का वो जो तलातुम अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र के पास आके आता है ना, वो देखने वाला मंजर है कि यानी आज भी खुदा की कुल मखलूक़ात और उसी में से पानी अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है, और अब्बास की कब्र को सलाम करके बोसे दे के बता रहा होता है, अब्बास अगर हम इंसान होते तो शायद हम ऐसा ना करते जिस तरह इंसान होने की। बिल्कुल, और हमने देखा कि किस तरह से शफाकियत की इंतहा इस तमाम तर जो बयान किया अल्लामा साहब ने नज़र आई। ख़वातीन का, बीबियों का क्या किरदार रहा करबला के इस मैदान में? और आज के दिन में मैं समझता हूँ कि जो ख़वातीन का किरदार है वो शायद सबसे मुहिम तर किरदार हो, कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास से कहा कि अब्बास फ़ुरात के किनारे से खैमों को हटाओ, अब जरी है, बहादुर है, शुजा है, और देखिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अब्बास की हर्ब व ज़रब की तरबियत की है, और सुरमाए अरब पे एक रोब व दबदबा है अब्बास का। ऐसी हालत में अब्बास से कहा जा रहा है कि यहाँ से अपनी ज़मीन से खैमे हटाओ, ज़मीन भी अपनी है, अपनी ज़मीन से खैमे हटाओ। तो अब ऐसे शुजा और बहादुर के लिए वो अमल बड़ा मुश्किल है, जब उसको पता भी हो कि मैं दुश्मन को ज़ेर कर सकता हूँ, दुश्मन के बड़े बड़े सुरमा मार सकता हूँ। अब रिवायत बताती है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वो खैमे का वो चोब यानी जिसके ऊपर रस्सी बंदी होती है और खैमे को खींच के जिसमें रस्सी को बांधते हैं, उसको उखाड़ना चाहते थे खैमे ले जाने के लिए। तो वहाँ बैठे तो रवायत बताती है कि जैसे अब्बास बैठ गया, अब हिला नहीं। अब हुसैन मौला ने अब्बास से कुछ नहीं कहा, वो सीधे अपनी बड़ी बहन ज़ैनब के पास गए, यानी अब्बास की बड़ी बहन मौला हुसैन की छोटी बहन हज़रत सानिया ज़ारा के पास गए। रवायत कहती है बीबी ज़ैनब आई और इमाम हुसैन के हुक्म से अब्बास के सिर्फ शाने पे हाथ रखा। अब्बास ने पीछे मुड़ के देखा, एहतराम मखदूमा में खड़े हुए,
और रवायत बताती है कि बीबी ने कहा, भैया अब्बास, मेरे बाबा अली ने जब शहादत के वक्त आपका हाथ मेरे हाथ में दिया था तो आपको एक नसीहत की थी। आपको वो नसीहत याद है? कहाँ बाबा ने वसीयत की थी कि अपनी बहन की किसी बात को रद्द न करना। कहा, अब्बास मैं यही कहने आई हूँ, तू बहादुर है, शुजा है, सब है, लेकिन हुसैन इमाम है, जो हुसैन कहता है वो करता चला जाए। अब रोते रोते हज़रत अब्बास ने वो खैमे उखाड़े और खैमों को ले गए। यानी वहाँ पे वो ये मंज़र था कि अगर उस मंज़र को देखा जाए तो अगर सानिया ज़हरा का वो हुक्म ना हो तो अब्बास के लिए बड़ा मुश्किल था, मगर उस हुक्म के सामने इताअत। और फिर इसमें आगे बढ़कर अब औरतों को भी पता है, मस्तूरात को भी पता है कि पानी हमारे खैमों में नहीं है, चूँकि दरिया फुरात के किनारे तो बैठे थे, मशकें जो थी वो तो खाली पड़ी थी, और ऐसे में फिर संभाला देना। और करबला की तारीख में मैं समझता हूँ कि जो करबला की माएँ हैं ना, ऐसी माएँ तूले तारीख में नज़र नहीं आती कि जो अपने बच्चों को खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए इस तरह से तैयार कर रही हैं, और मंजर देखते हुए भी अपने बच्चों को उस मैदान में उतार। मुश्किल तो नहीं मरला कि पता है 3 दिन का प्यासा मेरा बच्चा है, लेकिन फिर भी कह रही हैं कि मैं तुमसे तब राजी हूँ कि कल सबसे पहले तुम्हारा लाशा आए, तुम्हारा जनाजा आए, ताकि मैं जनाब रब्बुल जलाल की बरगाह में, खुदा के रसूल की बरगाह में, बतूल की बरगाह में सुरखरू हो जाऊँ कि मेरा बेटा राह खुदा में, राह हुसैन पे, हुसैन की हिफाजत में कुर्बान हुआ है। ऐसे ही जब हज़रत अली अकबर का जनाजा आता है तो जनाब उम्मे फरवा अपने बेटे कासिम को लेकर अपने खैमे में जाती हैं और कहती हैं, बेटा तू हसन का यतीम है, हसन का बेटा है, तेरे चचा ज़ाद का जनाजा तेरे से पहले क्यों आ गया, तू क्यों नहीं मैदान में गया? वो कहते हैं, पुप्पी मैं अपने मादर ग्रामी में कई मरतबा अपने चचा के पास गया, मगर चचा इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं, कासिम तू मेरी आंखों का नूर है, मेरे भाई की निशानी है, कैसे इजाज़त दूँ? कहा, कासिम मैं तुझे दूध तब माफ़ करूँगी जब तू अपने चचा से इजाज़त लेके आए। इसी तरह आप देखते हैं कि हज़रत शहज़ादे अली असगर के बारे में रवायत है कि हज़रत उम्मे रुबाब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली असगर को लेकर मैदान में उतरते हैं और दुश्मन कहते हैं हुसैन पानी खुद पीना है और बहाना बच्चे का बनाता है, और उस पर जब हुज्जत तमाम होती है और एक कार से दूसरे कार तक असगर ज़िबा होते हैं तो लेके वापस आते हैं, तो आते ही माँ के हाथों पे आते हैं तो माँ ने कोई ऐसा जो जिससे खुदा नाराज़ हो, कोई ऐसा जुमला नहीं कहा जहाँ हिम्मत टूटती हुई दिखाई दी, बल्कि हिम्मत का पहाड़ बन के जनाब सईदा रुबाब ने अपने हाथों पे लेके अपना मुंह एक मरतबा मदीने की तरफ किया और कहा, या रसूल अल्लाह आप मुझसे राज़ी रहिएगा, ये मेरी कुर्बानी को कबूल करिएगा। यानी वहाँ पे माओ को देखिए, और जब दफन करने की बारी आती है तो हज़रत रुबाब अपने बच्चे को उठा के खड़ी हैं और इमाम हुसैन अपने हाथों से अपने बेटे की कब्र बना रहे हैं। और वहाँ पे इससे बढ़ के जब वो मरला आता है कि जब सारे हुसैन के जवान अंसार ज़िबा कर दी जाते हैं, उसके बाद खैमों को आग लगाई जाती है, खैमे जलाए जाते हैं। अब खैमों के जलने के बाद बीबियों को बिखर जाना है और हिम्मतों को टूट जाना चाहिए, मगर फिर भी वो हिम्मतों का पहाड़ नजर आती है। सो ये हिम्मतों का पहाड़ी हमने करबला के मैदान में देखा, और करबला के मैदान से हमें पैगाम भी यही मिलता है कि हिम्मत, हौसला, दीन की सरबुलंदी जो कि रहती दुनिया तक कायम रहेगी। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।